हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं दीपक खेरा सर, 1998 बैच IRAS ऑफिसर। सर का रेलवेज में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक एस्पिरेंट के तौर पर भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे और उनके अंदर का स्टूडेंट, एक टीचर, एक मोटिवेटर कभी ख़त्म नहीं हुआ। और यही कारण रहा होगा कि सिविल सर्विसेज में इतनी सीनियर पोजीशंस पे रहने के बाद भी सर ने 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब उन्होंने लिखी द कोटा कॉलिंग। कोटा की गलियों में जो बच्चे खो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आखिर वो अपना रास्ता ढूंढे कैसे। और दूसरी किताब है यू कैन श्योरली विन, UPSC के बच्चों के लिए, कि कैसे वो अपनी परेशानियों में गुम होकर कई बार भटक जाते हैं, तो किस तरीके से मोटिवेशन को बनाए रखकर स्ट्रगल्स को ओवरकम करके वो सक्सेस पा सकते हैं। There are various strategies he discusses. So today, Deepak Khera sir is with us. So let us hear him. उल्टा होता है एक्चुअली। जो टॉपर्स होते हैं वो कई साल तक टॉप करते करते इतने एरोगेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैंने तो बहुत कम टॉपर देखे जो IAS बने हों। सब एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे आए, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, जो जब दिल्ली में आया तो यहाँ पर IIT वालों से कॉम्पिटिशन था और मेरे ऑप्शनल मैथ्स और फिजिक्स थे। तो मैं एकदम से आके डर गया कि मैंने कहा मैं एक छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज का हूँ, ये IIT के टॉपर हैं, मैं कैसे कॉम्पीट करूँगा। मैं जब पहली पोस्टिंग हुई थी तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया था कि स्टाफ के अगेंस्ट में, तो एकदम से रिवॉल्ट कर दिया था लोगों ने। तो मेरे अगेंस्ट में पेन डाउन स्ट्राइक हो गई थी कि इंग्लिश को इग्नोर मत करना। 2 बार तुमको उसकी कीमत चुकानी पड़ी। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे टीम वर्क के कारण ही 436 नंबर आए थे मेरे मैथ्स में। सर, आप थोड़ा डिफरेंसेस बता सकते हैं, डिफरेंट रेलवेज की जो सर्विसेज होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस है जो कि हम सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू क्लियर करते हैं। और इसके अलावा आपकी एक हॉबी होती है, वो बहुत रिस्की होती है, तो उसको चीट ना करें। जो फ्रैंकली नहीं है हॉबी तो बता दीजिए नहीं है मेरी हॉबी, क्योंकि उसमें फिर आप फंस जाते हैं। तो मैंने लिखा कि आप जब सवेरे उठें मॉर्निंग में तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ें जिसको आपको याद करना है। सवेरे उठ के मैथ कभी ना लगाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे डायरीज। हमारे साथ हैं दीपक खेरा सर, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड IRAS ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ एक ऑथर भी हैं। आज हम सिर्फ रेलवेज के बारे में ही नहीं, उसके सफ़र के बारे में ही नहीं, लेकिन उन पॉलिसीज़, थोड़ा सा फाइनेंस और सर की लाइफ के बारे में जानेंगे जो आम लोगों तक नहीं पहुंचती है। रेलवेज एक सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो एक इकोनॉमी है, एक इंस्टीट्यूशन है। और आज दीपक खेरा सर हमें यही बताने आए हैं कि कैसे एक एस्पिरेंट से लेके उनका ऑफिसर बनने तक का सफ़र रहा, कैसे वो आपकी हेल्प कर सकते हैं उन इश्यूज़ में जो आप भी फेस करते हैं एज एन एस्पिरेंट। तो चलिए जानते हैं रेलवेज की कहानी आज दीपक खेरा सर के साथ। हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज तथास्तु में आया हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करने में अच्छा लगा और एक प्राइड फील हो रहा है कि चलो मेरे कारण कुछ बच्चों का भला हो सकता है। मेरी जो लाइफ की ट्रिक्स हैं और जो टिप्स हैं वो बच्चों के काम आएंगे। ऑफ कोर्स सर, आपके इन एक्सपीरियंसेस से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सर, अगर हम बात करें, आप पन्ना से है, पन्ना मध्य प्रदेश से है, तो वहाँ से एक एस्पिरेंट तक का सफ़र और एक एस्पिरेंट से ऑफिसर तक का सफ़र कैसा रहा वो आपका? एक्चुअली मैडम, मैं पन्ना ज़िले से हूँ, जहाँ पर आज भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट ने वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोले हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे हिंदी में ही पढ़ पाते हैं। तो मैं उस गांव से हूँ जहाँ पर IAS का मीनिंग भी नहीं पता था। मैं तो जब दुकान में बैठता था तब कलेक्टर, SP और उनकी गाड़ियाँ निकलती थी, तब मैं पापा से पूछता था कि ये कलेक्टर क्या होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो बच्चे टॉप करते जाते हैं 16वीं क्लास तक, वो BA BSc नहीं बोले हमको, 16वीं क्लास बोले, तो वो जो टॉप करने वाले बच्चे कलेक्टर बन जाते हैं। तो ये मिथ है गाँव की। तो मैंने उसी के लिए ये किताब लिखी है कि जिस तरह से हम गाइडेंस के अभाव में यहाँ तक आए हैं, वैसा कोई बच्चा ना इस तरह से इग्नोर रहे। तो मैंने उसी के लिए बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी है और बच्चों को स्टडी विद फन, कि कभी स्टडी एक बर्डन नहीं लगेगी, मैंने उसी के बारे में ये किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद जब मुझे किसी ने बताया कि इंदौर बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो मैंने PET दी। मुझे IIT नहीं पता था क्या होती है, तो गांव को बच्चों को नहीं पता होता कि IIT क्या होती, क्या सेंटर होते हैं। तो मैंने फिर किसी सीनियर से पूछा कि भाई हमको इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि मेरी मैथ्स और फिजिक्स अच्छी थी। तो उन्होंने बोला कि आप PET एग्ज़ाम दीजिए तो आपको इंदौर मिलेगा। मैं फिर वहाँ अंग्रेजी में फ़ेल था, तो मुझे MSCT NIT नहीं मिला, इंदौर मिला मेरे को। इंदौर भी बहुत अच्छा कॉलेज था। चूँकि मैं इंग्लिश में फ़ेल था, मैं किसी भी NIT में नहीं जा पाया। मेरे नंबर उनसे बहुत ज़्यादा थे,
लेकिन एक इंग्लिश में फ़ेल होने के कारण मैं, वो क्वालिफाइंग था तो मैं फ़ेल हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा आज इंग्लिश के कारण अपने कैरियर में अधूरा रह जाए। और उसके बाद मैंने फिर इंदौर से इंजीनियरिंग किया। वहाँ फिर मेरे एक सीनियर ने गाइड किया कि दिल्ली जाओ, तो मैं इंदौर से पन्ना ना आके सीधा दिल्ली चला गया। पूरा सामान लेके जियाथराय आ गया। जियाथराय से मैंने 4 साल पढ़ाई की यहाँ पर और कोचिंग वगैरह ली, गाइडेंस लिया। उसके बाद फिर मेरा 1996 में मेरा रैंक आया जो 251 ऑल इंडिया रैंक था। मैंने कोई चॉइस नहीं भरी थी, मुझे RBSS मिल गया था, तो मैं 1 साल रेलवे बोर्ड में भी जॉब किया। फिर अगला टाइम में मेरे को IRAS मिला और IRAS में मैं फिर भुसावल पहली पोस्टिंग ज्वाइन की मैंने। और हमारी ट्रेनिंग सबसे पहले बड़ौदा में हुई थी फाउंडेशन, बीच में मैं मसूरी 3 महीने का होता है 100 डेज़ करीब का, तो मसूरी मैंने किया। उसके बाद लबासना, यस, तो वो सेंट्रलाइज होता है फाउंडेशन। एक फाउंडेशन रेलवे का होता है, एक फाउंडेशन लबासना में होता है। तो लबासना वाला 90 डेज़ का होता है, बड़ौदा वाला 2 महीने का होता है। इसमें रेलवे की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। जो सिविल सर्विसेज से आते हैं वो रहते हैं IRTS, IRAS, IRPS, RPF। इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस से भी बहुत सारे लोग आते हैं। उसमें सिविल इंजीनियर्स IRSC बोलते हैं जिनको, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT और स्टोर सर्विस होती है। इसके अलावा एक मेडिकल सर्विस होती है, वो भी UPSC से आते हैं, वो कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज होती है। सर आप थोड़ा डिफरेंसेस बता सकते हैं, डिफरेंट रेलवेज की जो सर्विसेज होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस है जो कि हम सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू क्लियर करते हैं? सिविल सर्विसेज में मैडम 4 सर्विसेज होती हैं हमारी। IRTS, ये ट्रेन मूवमेंट देखते हैं, कंट्रोल ऑफिस मैनेज करते हैं। जो कॉमर्शियल स्टेशन वगैरह का मैनेजमेंट ये देखते हैं, ट्रेन में लोडिंग वगैरह है तो ये IRTS ऑफिसर्स देखते हैं। इसके अलावा होता है फाइनेंस वाला पार्ट, बजटिंग, टेंडरिंग, इसमें फाइनेंस ऑफिसर जो IRAS होते हैं, तो IRAS ऑफिसर फाइनेंस, बजटिंग ये सब काम देखते हैं। इसके अलावा तीसरा होता है जो HR वाला पार्ट है, तो वो इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस देखती है। तो वो रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र जो होते हैं अदर देन फाइनेंस वो देखते हैं उसमें। तो HR वाला पार्ट पर्सनल डिपार्टमेंट। इसके अलावा प्रोटेक्शन फोर्स जो कहलाती है, yes, sir. जो आपने वर्दी देखा होगा, वर्दी वाले, तो वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिसर्स देखते हैं। इनके एकेडमिक इंस्टीट्यूट अलग अलग हैं, जैसे कि ट्रैफिक का लखनऊ में है, अकाउंट्स और पर्सनल ये बड़ौदा में भी ट्रेनिंग करते हैं। अभी EDFM जो हैदराबाद में बना है वहाँ हो रहा है। RPF का फिर लखनऊ में होता है ट्रेनिंग। इसके अलावा बाकी सर्विसेज के लोग अलग अलग एकेडमीज में जाते हैं, वो इंजीनियरिंग सर्विस से होते हैं। आपने चूंकि सिविल सर्विस पूछा तो सिविल सर्विसेज के ये हैं अकाउंट, पर्सनल और ट्रैफिक और RPF। सर अगर हम बोले कि किसी ने आपको इंस्पिरेशन दी है सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने की या उसके लिए तैयारी करने की, एक ऑफिसर बनने की, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो इंस्पिरेशन आपको आपके फादर से मिली है? क्योंकि ऐसा ही आपने हमें बताया। जी मैम, मेरे फादर क्लास 5 तक पढ़े थे, उनको लगता था मेरा बेटा कलेक्टर बने, तो तैयारी उसी तरफ की थी मैंने। मैं अपनी दुकान में बैठ के सामान तौलता था, लोहे का कील वगैरह जो बेचता था, तभी वहाँ पर रोज़ सवेरे 10 बजे और शाम को 6 बजे कलेक्टर, SP, DSP, डिप्टी कलेक्टर की गाड़ियाँ निकलती थीं। तो वो मुझे इंस्पायर करता था कि मुझे भी इस तरह से बनना है। मैं और मेरी दुकान में जब कोई सब इंजीनियर आता था तो पापा उसको सर सर बोलते थे, तो मुझे हर्ट करता था। फिर वो मुझे को बोलते थे जाओ चाय ले आओ साहब के लिए, तो मैं चाय लेने जाता था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला पान ले आओ, फिर वो हमको सर्व करना पड़ता था कि मैं उनको ट्रे में लेके जा रहा हूँ, उनको चाय पिला रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे पिंच करती थी, सच बताऊँ तो। मुझे लगता था कि एक जो ग्रुप C का स्टाफ है, PWD, PhD, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना मैं टॉप पोस्ट पे जाऊँ। वो चीज़ मुझे हर्ट भी करती थी और एक इंस्पिरेशन भी देती थी। ये मैंने बुक में यही लिखा है कि विन विन सिचुएशन होती है, लेकिन ये विन 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 सिचुएशन थी, ये ट्रिपल विन था। एक विन मेरे फादर के लिए कि उनको बिजनेस मिलता था, एक विन उस इंजीनियर को क्योंकि वो उसको एक रेस्पेक्ट मिलता था, तीसरा विन मेरा था क्योंकि मैं जब ये सब इंसिडेंट्स देख के, ये एपिसोड देख के जाता था तो मैं फिर पढ़ाई करता था कि मुझे ये दुकान में बैठ के सामान नहीं तोलना है और आगे बढ़ना है। तो वही फ्यूल पावर बनी आपकी आगे बढ़ने तो की। वही इंसल्ट मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी। हाँ। और पापा उसके सोर्स थे हमारे लिए, स्रोत जो बोलते हैं हम लोग। तो इन्हीं दोनों चीज़ों से मैं इंस्पायर हुआ था कि मैं आगे पढ़ाई करूंगा, UPSC एग्जाम दूंगा। तो सर जैसे आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आप दिल्ली आए प्रिपरेशन के लिए, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जो आपको लगता है कि आज भी एस्पिरेंट्स फेस करते हैं? एक्चुअली
मैं जब दिल्ली आया तो मैं एकदम से घबरा गया था कि जहाँ मैं पन्ना में पढ़ा, फिर इंदौर चला गया, कंपटीशन बढ़ता गया। फिर जब दिल्ली में आया तो यहाँ पर आईआईटी वालों से कंपटीशन था और मेरे ऑप्शनल मैथ्स और फिजिक्स थे। और वो सबसे ज़्यादा आईआईटी के बच्चे लेते हैं। तो मैं एकदम से आके डर गया कि मैंने कहा मैं एक छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज का हूँ, ये आईआईटी के टॉपर हैं, इनसे मैं कैसे कॉम्पीट करूँगा। तो मैंने अपना स्टडी स्टेमिना बढ़ाया, मैथ्स की ट्रिक सीखी, वही सब ट्रिक मैंने अपनी बुक में लिखी हैं, और स्टेमिना बढ़ाने की टेक्निक्स कि आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से भी पढ़ के भी आप आईआईटी वालों के पीछे कर सकते हैं। मेरे रिटर्न में मार्क्स जो है मेरे आईएएस से भी ज़्यादा मार्क्स हैं। लेकिन चूंकि मैं हिंदी मीडियम से था और मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, और उस समय ये रूल था कि अगर आपने इंग्लिश में ऑप्शनल पेपर दिए हैं, रिटर्न पेपर, तो आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दे सकते हैं। और अगर आप हिंदी में ऑप्शनल दे रहे हैं तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी में भी वो दे सकते हैं। आज तो हम किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा हो गया, ये चीज़ बहुत अच्छी हुई। मेरे टाइम तो मेरे इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स थे और रिटर्न में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। मेरे पूरे जिया सराय में सबसे ज़्यादा नंबर थे वहाँ पर। मैथ्स में मेरे 600 में 436 मार्क्स थे, और इसलिए कई लोग मेरे से मिलने भी आते थे गाइडेंस के लिए जिया सराय में। तो वो मेरा मैथ्स का बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है। क्योंकि मेरे एक सीनियर ने गाइड किया था कि तुम इलेक्ट्रिकल और फिजिक्स कॉम्बिनेशन ना लेके मैथ्स और फिजिक्स लो, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स में गैप ज़्यादा होता है एग्जाम, क्योंकि उनका पैटर्न एक ही था उस समय। दो ऑप्शन होने के कारण लोगों को एक गैप दिया जाता था। प्रॉपर स्ट्रैटेजी मूव था ये। हाँ, तो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के सर थे, उन्होंने हमको गाइड किया। मिस्टर HS गुप्ता मेरे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उन्होंने मेरे को गाइड किया। तो उनका मैंने नाम भी लिखा है कि उनके एक छोटे से गाइडेंस से मेरे लिए सिलेक्शन आसान हो गया, क्योंकि मैं मैथ्स नहीं ले रहा था और मैथ्स से ही मेरी रैंक आई थी। सर, आपने जैसे स्टैमिना के बारे में बात करी है अपनी बुक में, तो आप कोई ट्रिक बता सकते हैं अपनी बुक से जो कि एस्पिरेंट्स को आज बहुत हेल्प कर सकती है? स्टेमिना के लिए मैंने बहुत सारी ट्रिक्स लिखी हैं। एक ट्रिक जो मैंने उस समय की थी वो था सिंगल सिटिंग स्टेमिना। जनरली हम लोग अभी जैसे आपके मोबाइल बजेगा तो हम लोग मोबाइल देखना चालू कर देते हैं। तो मैंने उस समय क्या किया था कि एक अगरबत्ती खरीदी थी, जो अगरबत्ती करीब 75 मिनट जलती थी। वो साइकिल ब्रांड की वुड्स अगरबत्ती थी। तो वो समय वही सबसे बड़ी अगरबत्ती, तो मैं खरीद के लाता था और उसको जब जलाता था तो मैं सोचता था जब तक ही जलेगी तब तक मैं उठूंगा नहीं चेयर से। तो वो मिनिमम सिटिंग मेरा 75 मिनट्स हो गया। फिर ये बढ़ते 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 2.5 घंटे तक पहुंच गया था। तो मैंने बच्चों को ही बोला है कि आप जो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए अपने आप से कॉम्पीट करिए। जैसे मैंने लिखा कि मैंने आज सिंगल सिटिंग 75 मिनट की स्टार्ट की, फिर वो बढ़ते बढ़ते 150 मिनट्स तक पहुंच गई। तो जब मैं रिकॉर्ड तोड़ता था सिंगल सिटिंग का तो मैं लिखता था कि आज मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ा, तो एक मिशन अकम्प्लिश वाली फीलिंग आती थी। इसी तरह से मैंने पर डे टोटल कितने आवर या कितने मिनट पढ़ा, तो मेरा शुरू में मेरा 480 मिनट्स आता था करीब, फिर वो बढ़ते 540 ऐसे करके 720 वाज द हाईएस्ट पर डे स्टडी आवर। तो 720 जो मिनट थे मेरे, उसको जब मैं ब्रेक करता था तो मैं स्टार बना के उसको एक डेट लिखता था कि मैंने इस दिन इस चीज को ब्रेक किया। सर, इट्स अ वेरी नाइस ट्रिक। लेकिन क्या इससे प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहेगी? क्योंकि अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो स्टैमिना तो इंक्रीज हो जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन क्या प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज होगी? हाँ, तो मैंने इसके लिए क्या है कि इसमें मैंने अपना एक चार्जिंग और रिचार्जिंग शेड्यूल दिया है कि जब आप 4 बजे उठते हो आपका जो माइंड है पीक पे रहता है, इसकी ग्रास्पिंग पावर, स्टडी। तो मैंने लिखा कि आप जब सवेरे उठे मॉर्निंग में तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ें जिसको आपको याद करना है। सवेरे उठ के मैथ्स कभी ना लगाएं, फिजिक्स कभी नहीं पढ़ें। आप वो सब्जेक्ट पढ़ें जिसको आपको याद करना है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये सब याद करने वाले सब्जेक्ट फ्रेश माइंड में अच्छे याद होते हैं। फिर आपका जो ग्राफ है डाउन होगा एनर्जी लेवल। तो इसके बाद जब आपने बोला कि आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, सही में डाउन होती है वो। तो फिर आप जब आप 2 घंटे पढ़ने के बाद उसको इमीडिएटली आप मॉर्निंग टी ले लीजिए आप, या उसको सवेरे नहाने धोने में जो भी आप ब्रशिंग वगैरह करते हैं, डेली रूटीन वर्क, उससे आप फिर रिचार्ज हो जाते हैं। तो ये स्लॉट्स बना के मैंने डायग्राम में समझाया है कि आप जितना बीच के जो स्लॉट्स हैं इसको रिचार्जिंग टूल की तरह इस्तेमाल करिए। जैसे आपको लंच लेना है तो आपने लंच के पहले इतना पढ़ लीजिए कि आपको एग्जॉस्ट हो जाए, फिर आप लंच करिए। तो लंच जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी रिचार्ज होगी फिर से, और वो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे ही आप शाम को आप पोस्चर चेंज करिए अपने स्टडी के। जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में उठते तो आप रजाई में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा ठंड है तो, नहीं तो टेबल में पढ़िए। फिर उसके बाद आप कहीं और पोजीशन चेंज करिए अपनी, और इवनिंग में आप छत पर चले जाइए। तो आपके ये एग्जॉस्ट होंगे आप, लेकिन रिचार्ज भी जल्दी हो जाएंगे।
सर बहुत एस्पिरेंट्स का ये एक सवाल होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हमें सुबह पढ़ना चाहिए या शाम को, रात को पढ़ना चाहिए? तो क्या 4 बजे सुबह उठकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए, या रात को पूरा जाग कर हमें पढ़ना चाहिए? डिपेंड करता है। जनरली सारे एग्जाम मॉर्निंग में होते हैं। अगर आपने मॉर्निंग का एग्जाम जाना है और उसी समय आप सो के उठे हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे फिर अच्छे से, ना ही आपको याद रहेगा। हो सकता है आपकी सारी चीज़ें गायब हो जाए माइंड से। तो मुझे जो सूट करता था वो नाइट शेड्यूल नहीं था, मेरा डे वाला था। तो मैं वही चाह रहा था कि डे वाला शेड्यूल हमारा, सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि डे वाला शेड्यूल ज़्यादा बेटर है, उसी को ही अप्लाई करें। बट हो सकता है किसी की एफिशिएंसी नाइट में ज़्यादा अच्छा हो, बट एग्जाम अगर मॉर्निंग में है तो उनको उस दिन बहुत मुश्किल पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ता है तो आपको हाँ। लेकिन आपका एग्जाम अगर मॉर्निंग में आ गया तो फिर आप ट्रेन कितना भी करेंगे, आप मानिए 4 बजे सोते हैं, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। सर जैसे मैं भी एस्पिरेंट रही हूँ, तो ऐसे बहुत पॉइंट्स आते हैं जब हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ। और तब लगता है कि नहीं होगा, बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशंस आती है, एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सर आपका ऐसा पॉइंट आया था प्रिपरेशन के दौरान? हाँ, मैं बताया जब मैं जीएस राय दिल्ली आया था तब मैं डे 1 में इतना डिप्रेस हो गया था क्योंकि मेरा कंपटीशन आईआईटी वालों से था। तो इसका तरीका यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो आप अपना ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए। ओके। और मुझे डिप्रेशन आया था, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे सारे रिलेटिव बोले थे आप घर आ जाओ, पापा तो कुछ करेंगे नहीं तो तुम्हें दुकान में बैठना पड़ेगा। लेकिन मेरा मित्र मनीष मालविया है, उसने जब हमने पूरा पैकिंग करने का प्लान कर लिया वापस आने का दिल्ली से पन्ना जाने के लिए, तभी नेक्स्ट डे मेरे दोस्त का फ़ोन आया मनीष मालविया के कि तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आ गया है। वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके एक दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, मुझे लगा कि मेरी 7-8 साल की मेहनत पूरी पानी में चली गई एक एक्सीडेंट से मेरे पापा के, फिर वो तो बेड रिडन हो गए थे। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो मनीष मालविया का कॉल में 3:40 पे आया था दोपहर में, वही भूल नहीं सकता। मैंने कंफर्म करने फिर मेरे दूसरे फ्रेंड ने जो उनका भी इंटरव्यू कॉल आया था उसको मैंने फ़ोन लगाया, मिस्टर हरीश आहूजा, वो डेनेक्स में गए थे, तो हम दोनों का सिलेक्शन उस साल हो गया था। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और डिप्रेशन पॉइंट भी था उसी दिन। लेकिन वो एक दिन में मैं भगवान से यही कह रहा था कि इस समय क्यों, मेरे 7 साल के मेहनत के लिए आपने बस एक छोटी सी, बट भगवान ने फिर रिटर्न भी दिया नेक्स्ट डे। मैं लेकिन 24 घंटे में बहुत ज़्यादा टेंशन है। जब सबने बोला कि घर आ जाओ, पापा चल नहीं सकते हैं तो तुम्हें दुकान में बैठना पड़ेगा, वो मेरा डिप्रेशन पॉइंट था प्लस टर्निंग पॉइंट था, और मेरी लाइफ उसके बाद काफ़ी चेंज हुई थी। तो फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गया और मेरी रैंक भी आ गई थी, तो मेरा जॉब लग गया था। सर जैसे आपने इंटरव्यू फेस किया था, तो आप बता सकते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्या क्वेश्चंस थे आपसे जो जिन एरियाज के अराउंड क्वेश्चंस हमारे फॉर्म थे उस टाइम पे? वो जो क्वेश्चंस होते हैं, आपका जो बायोडाटा 1 पेज का यूपीएससी मेंबर के पास रहता है शायद, हाँ। आपकी एक समरी रहती है, yes, उसमें लिखा रहता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस शहर से हैं। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे पन्ना के कारण कुछ क्वेश्चन मेरे पन्ना पे चले जाते हैं कि पन्ना क्या शहर है, डायमंड माइंस, यस। पन्ना के जो रिलीजियस ग्रुप हैं, प्रणामी धर्म है, वो हो सकता है। पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर में भी है, यस सर। और पन्ना भी काफ़ी तेजी डेवलप हो रहा है। इसी तरह से फिर मैं इंदौर से आया, तो इंदौर से मैंने इंजीनियरिंग करी, तो मेरे क्वेश्चंस टेलीकॉम पॉलिसी नई आई थी 1997 में, तो कुछ क्वेश्चन उसमें चले गए थे। तभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था इंडिया ने, बुद्ध पूर्णिमा के आसपास की बात थी, तो कुछ क्वेश्चन मेरे न्यूक्लियर बम पर चले गए थे कि इंडिया पे क्या असर पड़ेगा अमेरिका अगर बैन लगाता है इंडिया के ऊपर। यस सर। तो और इसके अलावा आपकी एक हॉबी होती है, वो बहुत रिस्की होती है, तो उसको चीट ना करें। जो फ्रैंकली नहीं है हॉबी तो बता दीजिए नहीं है मेरी हॉबी, क्योंकि उसमें फिर आप फंस जाते हैं। सर एज वी नो कि अभी मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो भी गए हैं, तो हम उन्हें क्या सजेशंस दे सकते हैं कि उनका इंटरव्यू अच्छा हो और उसके साथ साथ उनकी रैंक भी आ जाए? मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप अपना खुद का बायोग्राफी देख लीजिए एक बार, कि आप कहाँ से आए हैं, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, प्लस आपके फादर अगर किसी फील्ड में रहे हैं, मान लीजिए वो आर्म फोर्सेस में रहे हैं या रेलवे में रहे हैं, तो थोड़ा सा जानकारी आप रेलवे के लिए लीजिए, या आप अपने फादर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैं रेलवे में हूँ तो हो सकता है मेरे फादर मतलब मेरे बारे में मेरे बेटे से पूछ लिया जाए कि रेलवे अकाउंट सर्विस क्या है, रेलवे की सर्विसेज क्या होती हैं, रेलवे की लाइफ क्या है, या आप आर्मी में है तो आपके फादर पे कुछ पूछा जा सकता है, या मदर आपकी जॉब में है, या मान लीजिए आपके फादर ब्यूरोक्रेट्स हैं तो उसमें भी आपका इंटरव्यू जा सकता है।
तो आप किस फील्ड से हैं, आपका खुद का एजुकेशन क्या है और आपके ऑप्शनल क्या है। ओके मेरा ऑप्शनल मैथ फिजिक्स था, तो पहला क्वेश्चन तो यही होता कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के मैथ फिजिक्स में कैसे आ गए, क्यों आपने ये ऑप्शनल लिए, तो उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो उसको बहुत अच्छे से रिप्लाई बनाएं और अपनी हॉबी को रियल हॉबी बताएं, उसको चीट ना करें, और जो सच है वो सच बताएं। आपकी कोई हॉबी नहीं, आप बोल दीजिए मेरे पास कोई हॉबी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। वो आपको हो सकता है नंबर कम मिले, लेकिन आपको बहुत खराब नंबर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने झूठी हॉबी लिखी तो प्रॉब्लम आ सकती है। और करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बोला। करंट जो, हाँ, जैसे मैं बताया कि हमारे उसी दिन इंडिया ने जो पोखरण वाला दोबारा से Yes, sir. न्यूक्लियर बॉम्ब का जो ट्रायल लीक किया था, तो उस पर क्वेश्चन जा सकते हैं। अभी जैसे वक्फ बोर्ड चल रहा है, यस, तो इस पे आ सकता है। महाकुंभ चल रहा है। हाँ, महाकुंभ में अभी जो ट्रेजेडी हो गई उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या महाकुंभ में वाकई में इतना ऑस्पिशियस डे होता है कि नहीं होता है। Yes, वो sir. एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है कि अगर आपकी हॉबी एस्ट्रोलॉजी है तो आपको एस्ट्रोलॉजी से डिफाइन करना पड़ेगा प्लैनेट्स का प्लेसमेंट क्या रहता है। और इतने सालों बाद महाकुंभ आया है तो उस पर भी क्वेश्चन जा सकते हैं। अभी ट्रम्प जी बने हैं प्रेसिडेंट दोबारा यूएसए के, तो उस पर क्वेश्चन हो सकता है कि उनकी पॉलिसी से इंडिया के जो वीज़ा sir. वगैरह में क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह के करंट अफेयर तो इम्पोर्टेंट रहेगा। बट मेजर क्वेश्चन आपकी हॉबी पे जाते हैं, बता दूं मैं आपको, और एजुकेशनल बैकग्राउंड पर। ओके थोड़ा करंट अफेयर वेटेज होगा 20% 10%, बट मेजर पार्ट आपकी बायो डाटा पे जाता जो है, एप्लीकेशन आपने जो दी आपने है। दिया है अपने भर के। सर, जब आपने अपना नाम देखा लिस्ट में, तो सबसे पहली चीज आपने क्या की थी? मैंने जब लिस्ट में अपना नाम देखा तो सबसे पहले मैंने फ़ोन किया था घर कि मेरा जॉब लग गया। जो पापा तो बेड रिटन थे उस समय तक, क्योंकि इंटरव्यू के जस्ट बाद रिजल्ट आ जाता था, तो मैं पापा को वही फ़ोन किया तो मेरा जॉब लग गया। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अगला अटैम्प्ट आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी सैलरी आने लगी थी रेलवे बोर्ड से। हाँ जी। तो मैं पापा के ऊपर बर्डन नहीं था उस समय तक। तो पहला कॉल मैंने पहले तो थैंक्स भगवान को बोला, फिर कॉल मैंने अपने पापा को किया कि मेरी रैंक आ गई है, जॉब लग गया है, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा वरीड होते हैं इस मामले में। हाँ जी। जी सर, आप थोड़ा सा बता सकते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन IRAS ऑफिसर? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भुसावल में हुई थी, क्योंकि मेरे को सेंट्रल रेलवे मिल गया था। Okay. और सेंट्रल रेलवे में ही पन्ना आता था, पन्ना मीन्स सतना नियरेस्ट स्टेशन वही था। तो मैंने सेंट्रल रेलवे भरा था, लकीली मुझे सेंट्रल रेलवे मिल गया था, तो बड़ी खुशी हुई थी कि मैं अपने पन्ना, हालांकि उसके बाद 2 साल बाद बाइफर्केशन हो गया, तो अभी मैं WCR में हूँ, पहले मैं सेंट्रल रेलवे में था। अभी मेरी पोस्टिंग जबलपुर में है। ओके, पन्ना जबलपुर के अंडर में ही आता है। ठीक है। तो सर, कोई ऐसा चैलेंज आपकी फर्स्ट पोस्टिंग में जो आपने फेस किया था, जो आपको अभी तक याद है? मैं जब पहली पोस्टिंग हुई थी तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया था कि स्टाफ के अगेंस्ट में, तो एकदम से रिवॉल्ट कर दिया था लोगों ने, तो मेरे अगेंस्ट में पेन डाउन स्ट्राइक हो गई थी। तो मैं सभी ऑफिसर्स को यही कहूँगा कि एकदम से ओवर एक्टिव ना हो, जो मैंने गलती की थी फर्स्ट पोस्टिंग में, और बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो आप अपने सेक्शन ऑफिसर या जूनियर स्टाफ वगैरह से सीख सकते हैं, उसमें आपको सीखने में कभी झिझक नहीं होनी चाहिए। भले ही क्वेश्चन किसी से पूछें, वो आपकी नॉलेज ही बढ़ाएगा। तो मुझे शुरू में तो ये होता कि जो हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो कोई एक साइन से भी आपको चार्जशीट मिल सकती है, तो वो गलती ना करें, सीख के ही आपको पूछना पड़ेगा, फिर आप धीरे धीरे सीखने लगते हैं। सर, जैसे आपने थोड़ा डिफरेंस हमें बता दिया IRTS IRPS के बीच में या फिर IRAS के बीच में, तो अगर कोई कैंडिडेट है जिसको जाना ही IRAS में है, हाँ, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, सिविल सर्विस एक कॉमन एग्जाम है, इसमें कोई प्री डिफाइंड क्वालिटी तो है नहीं आपकी। आप जिस भी सर्विस में जाएंगे अच्छे से करिए तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। जनरली गर्ल्स के लिए IRAS ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, बॉयज़ भी जाते हैं, गर्ल्स भी आती हैं, बट गर्ल्स जनरली IRTS से ज़्यादा प्रेफरेंस IRAS को देती हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि IRTS में थोड़ा फील्ड का जॉब ज़्यादा रहता है, ओके, लेकिन IRAS में ऑफिस ज़्यादा रहता है इनका। तो थोड़ा सा IRPS और IRAS में ऑफिस वाला काम होने के कारण गर्ल्स ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ओके, IRTS में आपको ट्रेन में चलना पड़ेगा, इंजन में जाना पड़ेगा, स्टेशन में क्लीनिंग वगैरह देखना, तो फील्ड जॉब IRTS में ज़्यादा होता है। तो अभी भी वो है थोड़ा सा कि गर्ल्स जो है वो स्टेम में कम है। हाँ हाँ, STEM रेशियो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, बट अभी भी रेशियो बॉयज़ का ज़्यादा है। गर्ल्स जो RPF सर्विस है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वगैरह, इसमें भी कम जाती हैं, वर्दी वाली में। ओके, बट जाती हैं उसमें वो। प्रेफरेंस उनका IRAS फर्स्ट है, सेकंड IRPS है, इसके अलावा ट्रैफिक और RPF में भी जाती हैं। तो सर, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक IRAS ऑफिसर की?
IRAS ऑफिसर्स का नेचर ऑफ जॉब होता है कि हमको मेनली रेलवे का फाइनेंस मैनेज करना होता है। ओके। स्पेशली बजटिंग करते हैं हम लोग, टेंडरिंग करते हैं, हाउस कीपिंग आइटम जैसे हम लोग PF पास करते हैं, पेंशन पास करते हैं, ओके। कॉन्ट्रेक्चुअल बिल पास करते हैं, सप्लायर बिल्स। तो बिल में कोई मिस्टेक ना हो उसको चेक करना, या कॉन्ट्रैक्टर का जो पेमेंट होता है उसमें डिले नहीं होना चाहिए, या एक्सेस पेमेंट नहीं होना चाहिए, या जो स्टाफ की सैलरी होती है वो टाइमली पे होनी चाहिए। तो हमारा मेन है पेमेंट का होता है, और दूसरा आउटसाइडर पेमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए सप्लायर का है पेमेंट। ओके। तो ये सब देखते हैं। बजटिंग मीन्स जो आपने रेलवे बोर्ड ने हमको दिया उसके अंदर ही खर्चा करना है हमको, एलोकेट करना है फिर आपको Allocation। अलग अलग जगह पे। हाँ, अलग अलग डिमांड्स होती हैं, अलग अलग प्लान हेड होते हैं डिमांड नंबर 16 में, तो हर उसका पैसा अलग अलग आता है। सर जैसे आपने 2 बुक्स लिखी है, द फर्स्ट वन वाज कोटा कॉलिंग और दूसरी आपकी यू कैन श्योरली विन हाउ टू स्कोर हाई। तो ये दोनों बुक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो सेकंड बुक है, जो रीसेंट बुक है एस्पिरेंट्स के लिए, तो उसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मैंने बताया कि मैं जब गांव में था, पन्ना जैसे छोटे शहर में, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मुझे लगा कि आज भी वही स्थिति होगी, और बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो बच्चे आपस में नहीं बताते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, 4 लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपनी ट्रिक मुझे नहीं बताएंगी, मैं आपको नहीं बताऊंगा, या आप किसी और को नहीं बताएंगी। लेकिन मेरा आज उस चीज़ से मैं ऊपर उठ चुका हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना मैं पूरी सारी ट्रिक्स को जो मैंने अपनी है, दोस्तों ने मुझे गाइड किया, उन सबको मैं एक बुक के रूप में लिख दूँ। ओके। तो मैंने UPSC के लिए ये बुक लिखी है। तो इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। तो यू कैन श्योरली विन का मतलब है कि आप इसको अगर पढ़ेंगी और इसको अपनी लाइफ में अमल करेंगी तो पक्का आपकी जीत होगी। और इसमें स्टडी को एक फन की तरह मैंने किया कि आपको कोई बर्डन नहीं लगेगा स्टडी करना। एब्सोल्युटली सर, जैसे आपने बोला था कि जो ट्रिक्स होते हैं आपस में हम डिस्कस नहीं करते हैं, नॉर्मली एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं, चाहे किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। तो UPSC में टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है, आप ये बता सकते हैं? टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे टीम वर्क के कारण ही 436 नंबर आए थे मेरे मैथ्स में 600 में से। क्योंकि हम अरविंद दुबे, एक हमारे DSP अभी जो एडिशनल SP हैं MP में, और एक मनीष मालविया, 3 लोगों ने ग्रुप बनाया था। तो हम लोग क्वेश्चंस पेपर एक दूसरे को देते थे। जैसे बोलेंगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE पे क्वेश्चन बनाएंगे, तो वो मुझे देगा, मैं उसको दूंगा, तो ऐसा रोटेशन में फिर एक दूसरी कॉपी चेक करते थे। तो उससे हम लोग रोज टेस्ट ले लेते थे। फिर कभी इकोनॉमिक्स का ले लिया, एक टॉपिक बताया कि फिर एक बार ऐसे का ले लिया, तो हम लोगों की स्किल इंप्रूव होती गई। तो क्या ये टाइम वेस्टेज नहीं होगा अगर हम साथ बैठ के पढ़ेंगे? तो हमेशा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं, साथ बैठ के नहीं पढ़ना था। हम लोग बोलते थे कि हम इस चैप्टर में कल एक टेस्ट पेपर एक दूसरे को देंगे। पढ़ाई कर लिया, फिर टेस्ट पेपर एक दूसरे को रैंडम देंगे। अच्छा। तो उससे क्या है, एक्सटेम्पोर नए क्वेश्चन आने को कैसे हैंडल करना, वो ट्रिक आ जाती है आपको। तो मैं, मनीष मालविया, अरविंद दुबे, मनीष मालविया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है अभी, और अरविंद अभी MP गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में है, एडिशनल SP हैं वो। तो तीनों लोग सेलेक्ट हुए हैं। टाइम अलग अलग था, मैं पहले हुआ, फिर अरविंद हुआ, फिर मनीष मालविया हुआ है, बट सेलेक्ट तीनों हुए थे। वैसे ही हरीश आहूजा ने मुझे एक बुक बताई थी मैथ्स के ऊपर, मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर, सॉरी, कि एक टेस्ट पेपर की एक बुकलेट आई थी उसकी, फिजिक्स की। उससे मेरे अगले अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए थे। मैंने 5 साल के पेपर सॉल्व किए थे। तो कई बार होता है कि आप एक छोटे से गाइडेंस से आपका काफी आगे निकल स्कोर इंप्रूव हो जाता है। यस सर। तो हो सकता है आपकी एक रैंक आ जाए उसमें। मैं टीम वर्क का एक एग्जांपल दूं। मान लीजिए एक टीम में 5 लोग हैं, सबको 10-10 इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इनकी इन्फॉर्मेशन 10-10-10 ही रहेगी। yes, sir. एक ग्रुप है जिसमें 5 लोग हैं, इसके पास 6-6 इन्फॉर्मेशन है, ये शेयर करते हैं, तो इनकी टोटल इन्फॉर्मेशन 30 हो जाएगी। इनकी 10 ही रहेगी। तो टीम वर्क को मैंने एक डायग्राम इलस्ट्रेशन में समझाया है कि अगर आप शेयर करते हैं, देखिए सिलेक्शन के लिए तो सीट एक ही नहीं है ना, कि मान लीजिए मेरा हो गया तो आप बाहर हो जाएंगी, उसमें तो मल्टीपल सीट्स हैं। और कंपटीशन केवल 2 लोगों के बीच में नहीं है, वहां तो 4 लाख लोग बैठे हुए हैं। तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि हम अगर एक साथ स्टडी करते हैं, टीम वर्क, तो हम अगर आपको एक चीज बताएंगे तो आप भी हमें एक चीज बताओगी। yes, तो आपकी मल्टीपल इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है, आपकी ट्रिक्स आपको नहीं पता पड़ती हैं। तो ये जियासराय, मुखर्जी नगर, बेरसराय, राजेंद्र नगर, करोलबाग, ये डेवलप ही इसलिए हुए हैं। आप देखिए ना, पटना हो गया, इलाहाबाद, दिल्ली, कोटा, ये डेवलप इसी बेस पे हुए, टीम वर्क में। और बच्चे एक दूसरे को पेरेंट्स की तरह सपोर्ट करते हैं। यस सर, आई ऑल्सो बिलीव टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट। तो हाँ, तो कभी डिप्रेशन नहीं आता आप ग्रुप में। मैं जियासराय में था, तो हमारे पूरे फ्लैट में 4 लोग थे, हरीश आहूजा, मैं, मनीष मालविया,
तो ऐसे 4-5 लोग मिल के स्टडी करते थे और बहुत फ़ायदा भी हुआ उससे। थोड़ा सा एंग्जाइटी मैं अगर बता दिया इसको, कहीं ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन उसके में आ जाए मैं पीछे हो जाऊँ, हाँ, तो लगता था, लगेगा। तो मैंने उसी को कम करने के लिए बुक लिखी है कि सारी ट्रिक्स मैंने एक साथ सेंट्रलाइज कर दी है। ओके, तो बच्चे पढ़ेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। तो सर आपकी एक और बुक थी जैसे कोटा के ऊपर, जी, तो उसमें आपने प्लान बी के बारे में बात किया, और जैसे हम तथास्तु आईसीएस में है तो हम भी प्लान बी पे बहुत फोकस करते हैं कि जैसे हमारे डिग्री प्रोग्राम्स है तो यही पे फोकस करते हैं कि प्लान बी होना चाहिए जी। तो आपके अकॉर्डिंग प्लान बी कितना इम्पोर्टेंट है? मैं सच बताऊं, मैंने कोटा कॉलिंग बुक क्यों लिखी है, मैं कोटा में कोरोना में इन्फेक्ट हो गया था डेल्टा प्लस से। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि जिससे मैं इन्फेक्ट हुआ था उसकी डेथ 2 दिन बाद हो गई थी। मैं एडमिट था, तो मैं भगवान से ये प्रे कर रहा था कि मुझे कुछ साल की ज़िंदगी और दे दो, जिससे मेरे बच्चे कम से कम सेटल हो जाएं या इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं। तभी न्यूज़ आती थी कि इस बच्चे ने सुसाइड किया, उसने किया, तो रोज़ हर हफ्ते एक बच्चा सुसाइड करता था वहाँ पर। तो एक तरफ मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि मुझे कुछ साल की लाइफ दे दो, एक तरफ बच्चे अपनी पूरी लाइफ गंवा रहे थे। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि अगर भगवान मुझे बचा लेता है, लाइफ दे देता है एक, तो मैं इन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। तो जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो मैं यही मतलब मिशन लेके आया कि मैं किताब लिखूँगा और इन बच्चों को गाइड करूँगा जिनकी लाइफ ये लोग इतने हल्के में गंवा देते हैं। तो बच्चों को हमेशा प्लान बी रेडी रखना चाहिए। होता क्या है कि हर बच्चा सोचता है मैं IIT बॉम्बे में कंप्यूटर ब्रांच में जाऊँगा या एम्स दिल्ली से मेडिकल करूँगा। मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है, टारगेट आप अपने हाई रखिए, लेकिन अगर वो टारगेट नहीं मिला तो क्या होगा? बच्चे एकदम से डिप्रेशन में आ जाते हैं। यस सर। तो इसीलिए आपको प्लान बी रेडी रखना है। आपका मान लीजिए बॉम्बे नहीं मिला तो दिल्ली चलेगा, दिल्ली में नहीं मिला दूसरी ब्रांच चलेगी, IIT नहीं तो NIT चलेगा आपको। इसके अलावा फिर दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, वो भी नहीं तो प्राइवेट हैं आज। तो इंजीनियरिंग आप कर ही सकते हो कहीं ना कहीं से, लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन है। पेरेंट्स का प्रेशर भी थोड़ा सा रहता है, तो पेरेंट्स को भी एक सपोर्ट देना पड़ेगा कि बेटा तुम्हारा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ तो आपके लिए मेरा बिजनेस है। हाँ जी। या जो भी उसके पास सपोर्टिंग सिस्टम होगा लाइफ के लिए, तो वो बच्चों को बता। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि बेटा तुम्हारा UPSC में नहीं हुआ तो तुम्हारी दुकान है, तुम इंजीनियर हो तो अच्छे से करोगे दुकान अपनी। तो मेरे को इतना सपोर्ट होता था उस सेंटेंस से। मतलब हो सकता है आपके रिलेटिव आपको कमेंट करें कि अरे इस बार भी नहीं हुआ, इस बार फेल हो गया। हाँ जी। तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंटल सपोर्ट, कि पेरेंट्स ने आपको इतना बोल दिया कि बेटा चिंता मत करो, तुम यहाँ नहीं हो तो तुम्हारे लिए दुकान है। तो बैकअप हमेशा होना चाहिए। तो बैकअप बहुत जरूरी है। प्लान, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो प्लान बी सोच ही नहीं रहे हैं। हाँ। कोटा में मैंने किताब जब लिखी थी तो मैंने प्लान, इसका नाम भी मैंने कोटा कॉलिंग प्लान बी रेडी लिखा है। तो वो बुक और ये बुक में कॉन्सेप्ट तो एक ही जैसे हैं, लैंग्वेज का अंतर है, क्योंकि वो 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए लिखा, ये मैंने UPSC वालों के लिए लिखा। बट इसको पढ़ कोई भी सकता, क्लास 6 का बच्चा भी पढ़ता है। बहुत स्मूथ इंग्लिश है इसकी दोनों में। तो कॉन्सेप्ट दोनों एक जैसे हैं, डायग्राम भी काफ़ी कुछ है। किसी भी एक बुक को लेने से काम चल सकता है, क्योंकि वो बुक 10th 11th वालों के लिए अच्छी है। ये UPSC के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखी है। ये एक ना मिथ है सर जो बहुत हम सुनते हैं, खास करके ORN में, कि सिर्फ टॉपर होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको UPSC क्रैक करना है, क्योंकि मानते हैं कि एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है हमारे लिए। तो क्या सिर्फ एक टॉपर के लिए UPSC है या एक एवरेज स्टूडेंट भी इसे क्लियर कर सकता है? उल्टा होता है एक्चुअली। जो टॉपर्स होते हैं वो कई साल तक टॉप करते करते इतने एरोगेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैंने तो बहुत कम टॉपर देखे जो IAS बने हों। सब एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे हैं। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, जो टॉपर बच्चा है ना उसका स्टेमिना बहुत कम होता है। उसको लगता है मैं 2 घंटे में पूरा सिलेबस कर सकता हूँ। लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो सोचता है मैं तो एवरेज में एप्टीट्यूड का बच्चा हूँ तो मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कोई आउटस्टैंडिंग बच्चा नहीं था, मेरे तो ऊपर तो बहुत सारे बच्चे थे, सारे IITians थे, मेरे कॉलेज के बच्चे मेरे से ऊपर थे। मैं तो एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा था वहाँ पर। तो मैंने अपना वो चीज़ IQ वाली चीज़ यहाँ पर मेहनत से कवर की। तो मेरे इसमें एक चैप्टर है, इंटेलिजेंस इनटू मेहनत इक्वल टू 10,000। तो जो बच्चे बिहार के होते हैं वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट ना हो के भी निकाल लेते हैं UPSC, क्योंकि वो अपना इंटेलिजेंस का जो लोअर लेवल वो मेहनत से कवर कर लेते हैं। तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत हाई आ जाता है। तो मतलब मेहनत का कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत इज एवरीथिंग। इंटेलिजेंस का अल्टरनेटिव मेहनत है। अच्छा। आप इंटेलिजेंस डेरिवेटिवली बढ़ा सकते हैं मेहनत करके। मान लीजिए आप 10 बुक और पढ़ लेंगे मेहनत करके, लेकिन जो बच्चा इंटेलिजेंट है बट उसकी हैबिट नहीं है पढ़ाई करने की, वो नहीं होगा सिलेक्ट। तो
एवरेज बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते बजाय टॉपर के, क्योंकि टॉपर बच्चा हमेशा ऑल टाइम टॉपर होने के बाद फिर वो पढ़ाई बंद कर देता है, उसको लगता है मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, बस मेरी लाइफ सेटल्ड है। लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है वो सोचता है कि मुझे आईआईटी के बाद यूपीएससी भी देना है। आप देखना रिजल्ट में कभी भी टॉपर बच्चे नहीं आते हैं, एवरेज बच्चे ही आपको देखना यूपीएससी के रैंक में आएंगे। यू राइट सर, वो हमने नोटिस किया है। तो कि देखना ऐसा कभी, ही हाँ, होता है। आप पूरे स्कूल, मेरे कुछ स्कूलों के टॉपर हैं जो वो आज भी नहीं बन पाए हैं यूपीएससी में आईएएस वगैरह, लेकिन जो मिडिल वाले हैं, नीचे वाले, वो सब ऑफिसर हैं। सर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है जो डॉक्टर तनुजन मैम लेके आई हैं, और वो है तथास्तु आईसीएस गुरुकुल जो ग्रेटर नोएडा में खुला है। तो वहाँ पे हम डिग्री कोर्सेज के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करेंगे, प्रॉपर होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा एस्पिरेंट्स का, ताकि तीनों स्टेजेस क्लियर करना उनके लिए आसान हो। ये प्लान है। तो आपको लगता है कि इससे बहुत हेल्प हो सकती है एस्पिरेंट्स की? तो मैं स्कूल वालों को ही बताता था, मेरे जो कोलीग्स हैं, दोस्त हैं जो इनके स्कूल्स हैं, कि आप स्कूल के साथ साथ कोचिंग सेंटर वहीं डालिए ना। अभी जो डमी स्कूल में बहुत सारे स्कूल डी रजिस्टर्ड कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसका रीजन यही है कि आपका नाम कहीं लिखा हुआ है, पढ़ाई आप कहीं कर रहे हैं। तो वो कोटा में थोड़ा सा चल रहा है डमी स्कूल कल्चर, लेकिन अगर आप जो कॉन्सेप्ट आप बोल रही हैं, जिस दिन ये आ जाएगा वो डमी स्कूल तो खत्म ही हो जाएंगे फिर, क्योंकि वो बेसिकली आपका स्कूल भी वही है, कोचिंग भी वही है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंडिया में आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है आपने स्टार्ट किया। तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि इस टाइप के ही स्कूल्स में, कॉलेजेस में एडमिशन लें। हालांकि फॉरेन में कॉलेज को भी स्कूल्स ही बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और अगर आप चालू कर रहे हैं तो ये शायद स्टार्टअप ही होगा मेरे समझ से। तनु मैम ने स्टार्ट किया है, उन्होंने अपना खुद का गुरुकुल खोला है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को भटकना क्या है, मेरा टाइम स्टडी जहाँ मैं कर रहा हूँ वो कॉलेज अलग है, कोचिंग सेंटर कहीं और मेरा घर कहीं है। हाँ। तो ये तीन जर्नी से आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, और यूपीएससी में बहुत मैटर करता है। अगर आपने उसी कॉलेज में कोचिंग रखी है, वहीं बोर्डिंग रख दी है और वहीं पर पढ़ रहा है बच्चा, तो आपका कितना ज्यादा टाइम, मतलब पर डे 3 घंटा बच गया, और उसको फोकस कहाँ करना है, यूपीएससी में। हाँ जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने चलाया है, लेकिन बहुत जल्दी लोग चोरी कर लेंगे। सर 3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ऑफिसर बनने में। सबसे बड़ी चीज है आप अपने जॉब को लाइक करें। दूसरा है इंटीग्रिटी। आज हम लोग जो देखते हैं कि इंटीग्रिटी बहुत कम है लोगों में, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रिटी ये एक संक्रमण भी है। लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ, एक बहुत ऑनेस्ट बंदा है वो दूसरे करप्ट बंदे को देख के भी करप्ट हो जाता है। उसको लगता है मेरे बच्चे अभाव में जी रहे हैं, सैलरी से गुजारा नहीं हो रहा है, तो वो दूसरे को देख के भी करप्ट हो जाता है। तो ये इंडक्शन इफेक्ट है, ये बहुत ज्यादा है सिस्टम में, और इसके लिए एक मोरलिटी वाली चीज बहुत जरूरी है सिस्टम में, जो कि हम लोगों को बचपन से कभी पढ़ाई नहीं जाती है। मोरलिटी पे आपने कभी लेक्चर नहीं लिया होगा, स्कूल्स में कभी पढ़ाने कोई चैप्टर ही नहीं है, क्योंकि साइंस पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं सब, बट कहीं पर मोरलिटी और इसके नहीं है। बहुत कुछ होगा तो हमने बचपन में हितोपदेश पढ़ा होगा, पंचतंत्र की कहानी है, वही थी, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं पढ़ा अभी तक मोरलिटी में। बट आई थिंक इट स्टार्ट्स एट होम ओनली सर, घर पे ही हम स्टार्ट करें तो पेरेंटल सपोर्ट से आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो एक तो हो गया इंटीग्रिटी, दूसरा आप अपने जॉब को लाइक करना चाहिए। यस सर। तीसरा आप अपने सिस्टम को क्या दे सकते हैं, बहुत जरूरी है। मैंने sir. बुक लिखने का पर्पज यही था कि देश ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। yes, sir. अगर मैं इस बुक को लिख के एक बच्चे का भी मेरे को फोन आ जाएगा, सर मैं आपकी किताब पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है, yes, या मैं सुसाइड करने से वापस आ गया, तो मुझे लगा मिशन मेरा कंप्लीट हो गया। तो इंटीग्रिटी, दूसरा अपने वर्क को लाइक करना, तीसरा जो सबसे बड़ा है कि आप सोसाइटी को भी क्या दे रहे हैं। हाँ, that is important. ये मैं 3 चीजें रेट करूंगा कि बहुत जरूरी है कि सिस्टम को देना। और अगर एक बच्चा भी की भी जान बच जाती है तो मुझे लगा कि मेरा ये जीवन सफल हो गया। जीवन, हाँ, किताब लिखने का पर्पस, और या फिर कोई बंदा आईएएस बन जाता है तो पढ़ के और अमल करके। नहीं, आई एम श्योर सर, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, आई स्टार्टेड रीडिंग इट, इट इज वेरी गुड। काफी प्रैक्टिकल है। मैंने ये बेसिकली बुक मेरी ऑटोबायोग्राफी प्लस मोटिवेशन मिला के मैंने एक सेल्फ हेल्प बुक बनाई है, क्योंकि हो सकता है आपस में बच्चे नहीं बताएं एक दूसरे को, लेकिन इस बुक से वो समझ सकते हैं। सर आप अपने 20 साल एज के जो दीपक खेरा हैं उनको क्या एडवाइस देंगे? मैं 20 साल पुराने दीपक या 20 साल की एज के दीपक खेरा को यही एडवाइस दूंगा
कि इंग्लिश को इग्नोर मत करना, 2 बार तुमको उसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैं सच बताऊं, बचपन में कुंजी होती ना हाँ जी, उससे पढ़ता था, क्योंकि मेरे यहाँ इंग्लिश से कोई टीचर ही नहीं था। ओके। और पूरे शहर में इंग्लिश नहीं जानता था कोई। एक बार मेरी इंसल्ट हुई थी पन्ना में कि हमारी टीचर ने बोला पड़ोसी पे निबंध लिखना है आपको इंग्लिश में। तो मुझे पड़ोसी का मीनिंग नहीं पता था कि इंग्लिश में मतलब क्या बोलते हैं। तो मैंने अपने पापा को लिख के दी पड़ोसी कि इसका इंग्लिश पता कर लेना। तो वो लिखवा के लिए आए स्पेलिंग नेबर। तो जब वो लाए तो मेरी टीचर ने मेरा ऐसे देखा, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला तुम पढ़ो अपना ऐसे। तो मैं खड़े होके बोलने लगा माई नेगबर। तो मुझे सच में नहीं पता था कि प्रोनाउंस कैसे करते हैं, क्योंकि मैं लिख के तो ले आए थे पापा। यस सर। तो फिर मेरी दोबारा एक बार इंसल्ट हुई, स्पेलिंग मिस्टेक। मेरे पन्ना के जो महाराजा साहब थे, मैंने स्टोरी में लिखा भी है, उनने हमसे मेरी किताब में NCERT का फुल फॉर्म लिखा था। तो मेरी काउंसिल की स्पेलिंग भी गलत थी, एजुकेशनल उसकी गलत थी, और रिसर्च की भी स्पेलिंग गलत थी। 3 स्पेलिंग मिस्टेक निकाल दी उनने। तब से मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए बहुत कॉशियस हो गया। तो ऐसे तीसरा मैं फेल हो गया था इंग्लिश में। जब मैं PET दिया था तो मैं NIT नहीं पहुंच पाया था। यस सर। और फिर UPSC के इंटरव्यू मेरे मार्क्स कम आए। तो मैं 20 साल के दीपक खेरा को यही कहूँगा कि इंग्लिश को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती की, नहीं तो मैं आज IAS होता। नहीं सर, बट आई बिलीव कि आप जब थोड़ा सा सेटबैक आता है ना लाइफ में, आप और जान लगा देते हैं उसको पाने के लिए। सर आपकी सर्विस के बारे में आपको बेस्ट चीज क्या लगती है, बेस्ट बात, बेस्ट रोल? सर्विस अच्छी है, रेलवे की सारी फैसिलिटी सबको बराबर से हैं। रेलवे का जो, मैं एक रेलवे अकाउंट के बारे में नहीं बोलूंगा, रेलवे का इन जनरल जो कल्चर है बहुत अच्छा है। एक अपनी आर्मी की तरह एक और दुनिया है वहां पर। ओके। तो वो कंफर्टेबल लाइफ है, हम लोग की क्लब है, सारा स्विमिंग पूल से लेके सारी फैसिलिटी है, फ्री पासेस होते हैं। और जब हम लोग फुट प्लेट वगैरह करते हैं, फुट प्लेट का मतलब होता है जब इंजन में जाते हैं तो देखते हैं ड्राइवर कैसे चला रहा है, वो वॉच करना पड़ता है। तो हर मंथ हम लोग को एक फुट प्लेट इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो उसका एक अलग ही एडवेंचर टाइप का होता है, इंस्पेक्शन करते हैं। IRAS में लाइफ अच्छी है, कंफर्टेबल है, इसलिए गर्ल्स इसको प्रेफर करती हैं। ओके। तो ये अगर आपको बहुत ज़्यादा आउटसाइड जॉब करने का शौक नहीं है और एक चैम्बर में रह के स्टडी करने का है, आप अगर स्टडी करने में बहुत इंटरेस्ट है आपको, तो IRAS अच्छी सर्विस है। ओके। और अगर आपको फील्ड जॉब करना है तो IRTS है सिविल सर्विसेज में, या RPF भी अच्छी है। हाँ जी। सर्विस सभी बराबर हैं, सबको एक ही पर्क्स हैं, सबकी सारी फैसिलिटी वही है। बट जॉब, नेचर ऑफ जॉब अलग है कि उसमें आपको वर्दी मिलती है RPF में, ट्रैफिक में आपको स्टेशन वगैरह इंस्पेक्शन करना है, ट्रेन मूवमेंट वगैरह देखना होता है। और अकाउंट और पर्सनल ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की जॉब है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों को, लास्ट एडवाइस टू देम? बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप आपस में एक दूसरे को हेल्प करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एक छोटा सा हेल्प दूसरे की लाइफ बना सकता है, या दूसरा का छोटा सा हेल्प आपकी लाइफ बना सकता है। और ये कंपटीशन की भावना मत रखें, क्योंकि ये कंपटीशन 3 लाख 4 लाख लोगों में है। तो आप हमेशा एक दूसरे को हेल्प करें और अपने आंख और कान खुले रखें। आपको नहीं पता कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी चीज आपको कितना बड़ा बेनिफिट दे सकती है। तो हमेशा गाइडेंस लेते रहें, मिलते रहें लोगों से, और जो सजेशन दूसरों को अच्छा लगे उसको जरूर अप्लाई करें। मैं तो ये कहूँगा आप बुक जरूर पढ़ें इसको, और इस बुक से आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा और डिप्रेशन से आप बाहर आएंगे, क्योंकि इसमें स्टडी विद फन लिखा हुआ है मैंने। आई एम प्रीटी श्योर सर ये बुक बहुत बच्चों की हेल्प करेगी। Because I've read it, तो मुझे खुद से लग रहा है कि I have learned बहुत सारी चीजें इसमें। चलो अच्छा लगा। तो काश मैं जब एस्पिरेंट होती तब मुझे ऐसी बुक मिल जाती। ओके, तो मतलब मैं लेट हो गया लिखने में। एक्चुअली मैं कोरोना के बाद ही मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि बच्चों की लाइफ बचाने के लिए। तो वही मेरा नहीं सर, आई बिलीव, क्योंकि जब मैं भी एस्पिरेंट थी तो बहुत मोमेंट्स ऐसे आए थे मैं डिप्रेस हो गई थी। एक्चुअली आपको बताऊं, मैं ज्यादातर बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स है ना जो, वो सब मिडिल एज के बाद की हैं कि आपको 25 साल के बाद क्या करना है। लेकिन क्लास 6 के बच्चे को क्या करना है कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने क्लास 6 के बच्चा भी अगर IAS देना चाहता है उसके हिसाब से, उसके मेंटल लेवल से मैंने डिजाइन किया। हाँ, क्योंकि उस टाइम सोचते हैं क्या स्ट्रेस है तुम्हें। हाँ, तो वही होता है सर। तो बच्चों को एग्जाम में भी स्ट्रेस आता है, इवन आजकल तो पेरेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं। हाँ। तो मैंने पेरेंट्स के लिए भी इसमें 4 चैप्टर दिए हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सपोर्ट तो इम्पोर्टेंट है सर फैमिली का। यस, प्लान बी बच्चे को पेरेंट्स ही बताएंगे। मैं अपना प्लान भी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पेरेंट्स बोल सकते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए दुकान है आज, तुम दुकान में बैठ सकते हो, तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो वो आपका इमीडिएटली जो मेंटल प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। हाँ जी। और जब आप स्टेमिना आपका बढ़ेगा स्टडी का, तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा, तो आपका वो स्कोर, एकेडमिक्स प्रेशर भी कम हो जाता है।
तो मैंने Right. वही कहा है कि इसमें आप प्लान बी रेडी रखिए और इसमें इस टाइप की ट्रिक्स दी हैं जिससे कि आपका स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। तो Got it. डिप्रेशन और स्ट्रेस से आप अपने आप बाहर आ जाएंगे, फिर आपको स्टडी एक फन की तरह लगेगी। मैंने इसमें ये दिया है कि आपको सवेरे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे स्टडी कहाँ खत्म करनी है। ओके लोग क्या करते हैं, स्टडी जहाँ पर पीक में जाती है ना, उससे नीचे आते आते ग्राफ में यहाँ खत्म करते स्टडी, लेकिन उनको स्टडी यहाँ खत्म करनी चाहिए जहाँ पर उसका बीच में। हाँ, जैसे डाउन होने लगे तो आपको बंद कर देना, जिससे आपको इंटरेस्ट अगली बार रहेगा। हाँ तो आपको स्टडी उस पॉइंट पे छोड़नी है जहां पर आपका इंटरेस्ट एक ऑप्टिमम लेवल पर हो। यस सर, अगर आपने बहुत लोअर लेवल पे छोड़ी स्टडी तो आपको रिलेक्टेंस रहेगा अगले दिन बुक खोलने का। और कभी भी बुक जब आप खोलें तो एकदम से बुक पूरा पढ़ने का मिशन मत बनाएं। आप बोले हमें एक ही चैप्टर पढ़ना है, उससे आपको ये फायदा होगा कि आपका टारगेट छोटा सा रहेगा, लेकिन जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप अपने आप से उसी फ्लो में आप 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर जाएंगे। तो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। तो इसमें मैंने स्ट्रेटेजीज के नाम पर दिया है कि जो चैप्टर है कि कैसे क्या होता है कि 2 बच्चे 8 घंटे दोनों पढ़ते हैं। हाँ जी। एक का स्कोर 90 आता है, एक का स्कोर 60 आता है। हाँ। तो इसको किस तरह से पढ़ना है वो ट्रिक्स बताई है मैंने। दोनों की मेहनत का लेवल बराबर है, लेकिन एक का तरीका अलग है, तो उसका स्कोर अच्छा आ रहा है, दूसरे का नहीं है। तो यही है उसमें। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी इंसाइटफुल एंड आई होप अब हमें पता है कि IRAS सर्विस क्या होती है, कैसी ट्रेनिंग होती है, सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एक एस्पिरेंट बनने के लिए भी आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और सर की बुक के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जाना जिससे हम अपना स्कोर काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर।